हेलो फ्रेंड, आज हम लोग ये टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे जीएस स्कोर का। टोटल 100 क्वेश्चन है। ये ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन लेड टू द इमरजेंस ऑफ द जेनेटिक डिजीज। पहला है इंटेंसिव फार्मिंग हो सकता है, इंटेंसिव फार्मिंग से जेनेटिक डिजीज हो सकता है। फिर उसके बाद ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन से हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह आदमी जानवर को ले जाने से। जेनेटिक मतलब कि जानवर से जो डिजीज होता है। फिर अनसस्टेबल यूटिलाइजेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस, अनसस्टेबल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो सकता है कि वहाँ पर जानवरों का एक्सप्लॉइट करें या कुछ वहाँ का हैबिटेट को ये करे, नुकसान करे, तो वहाँ का एनिमल्स ह्यूमन से इंटरेक्ट होगा, तो इससे जेनेटिक डिजीज हो सकता है। फिर उसके बाद इंक्रीज डिमांड ऑफ एनिमल प्रोटीन, अगर उसको मार के खाएंगे तो, जिसमें जब मान लीजिए कि बैट है, बैट को मार के खाएंगे प्रोटीन के लिए, तो बैट में जो डिजीजेस है वो ह्यूमन में हो सकता है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो 13434121234। तो ये चारों जेनेटिक डिजीज का फैक्टर हो सकता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द नेशनल मिशंस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, NMICPS is implemented by the Department of Science and Technology. साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइबर है, फिजिकल है, सिस्टम है, और नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हो सकता है, क्योंकि साइबर है, फिजिकल है, ठीक है, सिस्टम है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो सकता है। फिर सेकंड है तुम्हारा साइबर फिजिकल सिस्टम से इंटीग्रेटेड सेंसिंग computations control networking into the physical objects and infrastructure। तो ये डिफिनेशन दिया हुआ है कि साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है। इंटरैक्ट सेंसिंग कंप्यूटेशन कंट्रोल नेटवर्किंग इनटू द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद थर्ड है कि ऑटोनोमस ऑटोमोबाइल सिस्टम्स आर एग्जाम्पल ऑफ साइबर फिजिकल सिस्टम, क्योंकि वो कार हो गया तुम्हारा फिजिकल सिस्टम, और उसमें जितना भी सॉफ्टवेयर रहता है, जैसा कि कूलिंग का और ऑटो पायलट का, विंडो सेंसिंग का, टेम्परेचर सेंसिंग का, ये सारा तुम्हारा साइबर सिस्टम हो गया। तो बोल रहा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो हमको तो सारा का सारा करेक्ट ही लग रहा है, डी आंसर होना चाहिए, तो 2 का डी ही आंसर है। ठीक है, 1, 2 and 3, ठीक है, 1, 2 and 3 डी आंसर है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस। तो इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस जो है, इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस से ये तुम्हारा टेलीकॉम से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस or terminations charges paid by the
telecom service provided for a call originating on its network and ending on different operator network. मतलब कि ये एक टर्मिनेशन चार्जेस है जो कि पेड बाय द टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर फॉर अ कॉल ओरिजिनेटेड ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, कॉल ओरिजिनेट कर रहा है ऑन द नेटवर्क एंड एंडिंग ऑन द डिफरेंट ऑपरेटर नेटवर्क, उसको जाके वे इंटर का यूजेस चार्जेस देगा। ठीक है, मान लो कि जियो से अगर तुम एयरटेल में कॉल किए तो एयरटेल को तुम जियो वाला एयरटेल को तुम्हारा इंटर कनेक्टेड यूजेस चार्जेस देगा। तो इंटर कनेक्टेड यूजेस चार्जेस इन इंडिया फॉलो रिसीविंग पार्टी पे नहीं, रिसीविंग पार्टी नहीं, जियो वाला फ़ोन कर रहा है एयरटेल पर तो जियो वाला एयरटेल को देगा। तो ये फॉलो द रिसीविंग पार्टी पे रिज्यूम नहीं, कॉलिंग पार्टी पे रिज्यूम होगा। ठीक है, कॉलिंग पार्टी पे करेगा। ठीक है, रिसीविंग पार्टी को। ठीक है, कॉलिंग पार्टी पे रिज्यूम। तो सेकंड वाला गलत हो जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा ए वन ओनली। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर कि द मिशन विल कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेलेशंस ऑफ अ 4 suitcase size microsat that will orbit the earth and study how the corona which is the atmosphere of the sun connects with the interplanetary mediums. The mission in the question referred to। तो एक बोल रहा 4 सूटकेस साइज है, साइज माइक्रो सैटेलाइट है जो कि ऑर्बिट करेगा अर्थ को। ठीक है, और स्टडी करेगा कोरोना को, सन का कोरोना को। फिर उसके बाद कनेक्ट विद इंटरप्लैनेटरी मीडियम। मिशन का क्या नाम है? तो मिशन का नाम पंच है। ठीक है, PUNCH पंच। ठीक है, पंच में क्या है? 4 सूटकेस साइज तुम्हारा सैटेलाइट है जो कि कोरोना का जो अर्थ को ऑर्बिट करेगा और कोरोना को स्टडी करेगा सन का। तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following statement regarding the New Space India Limited NSIL are correct। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी का होली ओन्ड है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। तो NSIL के बारे में ये बोल रहा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी। हाँ ठीक है, स्पेस में गवर्नमेंट ही पैसा लगाता है, प्राइवेट तो अभी तक नहीं लगा रहा है। तो ये वो मतलब कि होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंपनी है। ठीक है, फिर सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज़ ए नोडल एजेंसी टू कैरी आउट PSLV प्रोडक्शन थ्रू आउट द इंडिया इंडस्ट्रीज। बिल्कुल सही है, इसका काम ही है तुम्हारा कि PSLV प्रोडक्शन करवाना थ्रू आउट द इंडियन इंडस्ट्री में। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है इट विल हैंडल इसरो कॉमर्शियल डील फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल विद द फॉरेन कस्टमर्स। तो ये गलत है क्योंकि इसका काम एंट्रिक्स का काम एंट्रिक्स करता है, NSIL नहीं करता है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नहीं करता है, तुम्हारा एंट्रिक्स करता है जो कि इट हैंडल द इसरो कॉमर्शियल डील। एंट्रिक्स हैंडल द इसरो कॉमर्शियल डील फॉर सैटेलाइट एंड लॉन्च व्हीकल विद फॉरेन कस्टमर्स। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है,
यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 and 2 ओनली, ए आंसर। फिर बी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पब्लिक इंटरनेशनल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तुम्हारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है। ये पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन से काम करता है, ठीक है, ये भी सही है। फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 हैज़ बीन पब्लिश बाय इट। रिस्क रिपोर्ट तुम्हारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही मतलब कि निकालता है, क्योंकि इकोनॉमिक को ही ज़्यादा रिस्क रहता है हमेशा। फिर इट्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में सिचुएटेड है कि नहीं है, ये पता होना चाहिए, और ये पता रहेगा तो आंसर निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो हेडक्वार्टर तुम्हारा सच में ही जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि इकोनॉमिक और ट्रेड ये सारा सब चीज़ जेनेवा में ही है, ठीक है, स्विट्जरलैंड में ही है। तो डी आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। इकोनॉमिक जानने जगह होता है, ठीक है, जेनेवा। फिर 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर कैन ऑफन रिड्यूस आउटपुट टू इंक्रीज प्राइस एंड अर्न मोर प्रॉफिट। Which of the following market structure can often reduce output to increase price? वो अपना आउटपुट रिड्यूस कर देता है ताकि वो कमोडिटी, वो प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर जाए, और जिसके कारण तो उनको प्रॉफिट हो जाए। तो ये तभी हो सकता है जब तुम्हारा मार्केट में मोनोपोली रहे, ठीक है, मोनोपोली रहेगा तभी हो सकता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होगा, कंपटीशन है तो मार्केट प्राइस गिराना पड़ेगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब कि एक जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं जो कंपटीशन करते हैं, लेकिन बाहर का कोई नहीं अलाउ किया जाता है, इसलिए मोनोपोलिस्टिक हो जाता है। ओलिगोपोली, ओलिगोपोली मतलब होता है तुम्हारा कि एक जगह में मतलब बहुत सारा कंपटीशन रहता है, उसको ओलिगोपोली बोलते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN, गुड एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क GSTN, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, हाँ, क्योंकि ये टेम्पोररी बेसिस में बनाया गया है GSTN, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, तो ये नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। फिर सेकंड बोल रहा है इट हैज़ बीन सेट अप टू प्रोवाइड IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल सही है कि GSTN को IT सेक्टर का सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि ये सारा डिजिटल होता है, ठीक है। तो इट हैज़ बीन सेट अप टू प्रोवाइड IT इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये इसमें बोथ 1 and 2 करेक्ट है, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि which of the following statement is correct about the call money market? मतलब कॉल मनी मार्केट के बारे में बोल रहा है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ एन इंटर बैंक मनी, इट इज़ एन इंटर बैंक मनी market
वेयर द फंड्स आर बोरोड एंड लेंट। यहाँ पर फंड को बोरो किया जाता है, मतलब लिया जाता है, या दिया जाता है, मतलब लेंड किया जाता है, ठीक है। जनरली ऑन ओवरनाइट बेसिस। कॉल मनी मार्केट, मतलब कॉल किए, हाँ हमको मनी चाहिए और मनी रातों रात मिल जाता है, ठीक है। या दे दिया जाता है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है इट्स पार्टिसिपेट इन इंडिया, इट्स पार्टिसिपेंट्स इन इंडिया आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो ये तुम्हारा बोल रहा है कि कॉल मनी मार्केट में तुम्हारा पार्टिसिपेंट इन इंडिया मतलब कि कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक है। मतलब कि ये तीनों आता है तुम्हारा कॉल मनी मार्केट के अंतर्गत। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें रीजनल रूरल बैंक नहीं आता है तुम्हारा कॉल मनी मार्केट में, ठीक है। कॉमर्शियल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक आता है जो आरबीआई से शेड्यूल 2 में तुम्हारा लिस्टेड है, और कोऑपरेटिव बैंक्स आता है तुम्हारा, रीजनल रूरल बैंक नहीं आता है तुम्हारा कॉल मनी मार्केट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच अमोंग द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पेटेंट्स करवा दिया तो हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। ट्रेडमार्क करवा लिया तो हाँ मतलब कि तुम्हारा उस पर प्रॉपर्टी राइट हो गया है, ट्रेडमार्क है तुम्हारा, ब्रांड हो गया। फिर ट्रेड सीक्रेट भी करवा लिया तो उसका जो भी इंग्रेडिएंट है तुम नहीं डिस्क्लोज कर सकता है। फिर GI टैग में मिल गया, यानी कि हाँ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया तुम्हारा वहाँ पर उस पर। तो इसका आंसर डी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। फिर 11th नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या आएगा? जीरो बजट फार्मिंग, सस्टेनेबल हाँ जीरो बजट फार्मिंग मतलब एक्स्ट्रा कुछ केमिकल नहीं डालते हैं। नो टिलेज एग्रीकल्चर सस्टेनेबल, बिल्कुल सही सस्टेनेबल है। अब मोनोकल्चर फार्मिंग प्रैक्टिस, मोनोकल्चर से सस्टेनेबल नहीं हो सकता। मिक्स फार्मिंग करेंगे तो ही सारा सॉइल का जो भी ये न्यूट्रिशन है वो मिल जाएगा और फेलियर होने का चांसेस कम रहेगा और डाइवर्सिटी रहेगा, ठीक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आंसर होना चाहिए तुम्हारा करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर तुम्हारा 11 का ए होना चाहिए, 1 और 2 फर्क नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर बिल पास रिसेंटली। तो अभी हाल फिलहाल में 2019 में एग्रीकल्चर बिल पास हुआ है जिससे कारण से बहुत हो हल्ला हुआ था। अब उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है कि तुम्हारा पहला क्वेश्चन है इट आस्क्स फॉर द स्टेट फी फॉर सेलिंग द हार्वेस्ट आउटसाइड APMC मंडी। तो ये बोल रहा है कि मतलब स्टेट को फी देना पड़ेगा फॉर सेलिंग द हार्वेस्ट आउटसाइड APMC के मतलब के अलावा अगर कहीं बेचेगा तो फी देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है।
फिर बोल रहा है कि इट deregulates the production, storage, movement and sale of the several major foodstuff. डीरेगुलेट, हाँ डीरेगुलेट किया होगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि इट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड इन इनडायरेक्ट मार्केटिंग। नहीं, ये बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कारण ही ये चर्चा में आया था, ठीक है। तो ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, इट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ने रिस्ट्रिक्शन नहीं अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग। तो थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो तुम्हारा गलत है। ये सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड इट पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड डायरेक्ट मार्केटिंग। हाँ, इसमें रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए और डायरेक्ट फार्मिंग के लिए, ठीक है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो सही तो बोल रहा है कि हाँ इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किया जाता है और डायरेक्ट मार्केटिंग भी किया जाता है, ठीक है। इसीलिए तो मतलब कि ये हुआ था, राइट हुआ था दिल्ली में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पंजाब के किसान लोग बोल रहे थे, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। और जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये भी देखो सुनने में अटपटा लग रहा है। इट आस्क्स द स्टेट फी फॉर सेलिंग द हार्वेस्ट आउटसाइड एपीएमसी। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है तो आउटसाइड द एपीएमसी ही सेल करेगा, जाहिर सी बात है प्राइवेट पार्टीज को। तो फी क्यों लगाएगा और एक्स्ट्रा क्यों पे करना पड़ेगा? तो ये तो स्टेटमेंट तो गलत हमको लग रहा है, क्योंकि इट्स अलाउ द फार्मर टू सेल देयर हार्वेस्ट आउटसाइड द नोटिफाइड एपीएमसी। दैट इज एपीएमसी का फुल फॉर्म हो गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज मंडी विदाउट पेइंग द स्टेट टैक्स और फी, ठीक है। और जहाँ तक सवाल है तुम्हारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट, इट डीरेगुलेट्स द प्रोडक्शन स्टोरेज मूवमेंट एंड सेल ऑफ द सेवन मेजर फूड स्टफ। डीरेगुलेट करता है, पहले गवर्नमेंट रेगुलेट करता था, अब डीरेगुलेट कर दिया है, ठीक है। यानी कि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो ये हो जाएगा 1 और 3 इनकरेक्ट है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एक्वापोनिक। मतलब कि जो पानी में जो उगाते हैं ना उसको बोलते हैं एक्वापोनिक, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इन एक्वापोनिक बैक्टीरिया आर यूज्ड टू कैप्चर फ्री नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है सेकेंड स्टेटमेंट कि एक्वापोनिक हैज़ 2 कंपोनेंट, वन इज हाइड्रोफोनिक्स एंड अदर इज बैक्टीरिया, ठीक है। थर्ड है तुम्हारा इट इज टेक्निक ऑफ सॉइललेस कल्चर फॉर द प्लांट, बिल्कुल सही है, एक्वापोनिक सॉइललेस कल्चर है। तो 3 तो आंसर में आना ही चाहिए, यानी कि ए और बी को हटा दो, सी और डी में से कोई होगा, ठीक है। और ये याद रखना कि एक्वापोनिक में बैक्टीरिया के बारे में तो ऐसा कुछ हम नहीं पढ़े हैं, तो नहीं होना चाहिए। और बैक्टीरिया यूज करके नाइट्रोजन को फिक्स करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो सॉइल में करता है और लेगुमिनस प्लांट्स के कारण, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि बैक्टीरिया आर यूज्ड फॉर साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमोनिया टू द न्यूट्रिएंट्स
नाइट्रेट कन्वर्सन, ठीक है। एक्वापोनिक में ऐसा कुछ नहीं यूज होता है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है बिकॉज there are three biological components in the aquaponic process, जो कि तुम्हारा फिश हो गया, प्लांट हो गया एंड बैक्टीरिया। फिश भी यूज किया जाता है एक्वापोनिक में। 3 कंपोनेंट होता है, ठीक है। बैक्टीरिया हो गया, वाटर हो गया एंड प्लांट हो गया एंड बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रिसीजन PRECISION एग्रीकल्चर। पहला है स्टेटमेंट दिस इज बेस्ड ऑन द रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट्स ऑफ थिंग्स। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, हाँ प्रिसीजन हो सकता है कि इसमें बेस हो सकता है कि ऑन द रिमोट सेंसिंग एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग को यूज किया जा सकता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द हायर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। हो सकता है इसमें ड्रॉबैक हो तुम्हारा हायर यूज ऑफ द फर्टिलाइजर, ड्रॉबैक हो सकता है, ठीक है। हो सकता है क्योंकि प्रिसाइज करके उसको तुम्हारा फर्टिलाइजर डालना है, एग्जैक्टली कितना अमाउंट में है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि दिस इज अ हाईली इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। हाँ प्रिसाइज होगा तो इकोनॉमिक फॉर्म होगा ही। तो इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, तो 2 and 3 इनकरेक्ट है, ठीक है। 2 and 3 सी आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट में, ठीक है। क्योंकि जो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है वो तुम्हारा ये फर्टिलाइजर का यूज इस सब के बारे में नहीं बात करता है। प्रिसीजन जो एग्रीकल्चर है वो सेंसर तुम्हारा सेंसिंग फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जो कि बात करता है तुम्हारा। स्टेटमेंट 2 जो इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इट इज एन अप्रोच वेयर द इनपुट आर यूटिलाइज इन अ प्रिसाइज अमाउंट एंड गेट इंक्रीज एवरेज यील्ड। तो यहाँ पर दिख रहा है हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर बोल रहा है, ये तो गलत है क्योंकि ये प्रिसाइज यूज करता है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि रिसर्च सजेस्ट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल चैलेंजेस आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द एप्लीकेशन ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। तो हाईली इकोनॉमिक फॉर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टेक्नोलॉजी यूज होता है, तो इकोनॉमिकल नहीं होता है, आम किसान नहीं कर पाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली सारा सेटअप करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा प्रिसीजन एग्रीकल्चर के। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो हाईली इकोनॉमिक नहीं है, तो 2 3 भी गलत हो जाता है, यानी कि इनकरेक्ट पूछ रहा है तो 2 and 3 हो जाएगा। 1 करेक्ट है क्योंकि इसमें मतलब रिमोट सेंसिंग होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, तुम्हारा इंटरनेट ऑफ थिंग होता है, तो ये सारा लगवाने का सेटअप करवाने का बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, तो यहाँ इकोनॉमिक हो ही नहीं सकता।
14 का सी हो जाएगा आंसर। फिर 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द विथ रेफरेंस टू द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि आर्टिकल 123 में है, consider the following statement. Ordinance can be issued when either of the house of the parliament is not in session. ठीक है, ordinance can be issued when either of the house of the parliament is not in session। बिल्कुल सही है, हाउस अगर सेशन में नहीं है तो ये इशू किया जा सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि हाउस सेशन में नहीं है इसीलिए तभी इशू किया जाता है। ठीक है, आइदर ऑफ द हाउस, कोई भी एक भी नहीं रहेगा तो भी इशू किया जा सकता है ऑर्डिनेंस। फिर सेकंड बोल रहा है कि द ऑर्डिनेंस कैन सर्वाइव फॉर मैक्सिमम 6 मंथ इट इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो तो 6 मंथ नहीं होता तुम्हारा, जो कि मैक्सिमम लाइफ ऑफ द ऑर्डिनेंस कैन बी 6 मंथ एंड 6 वीक। ठीक है, 6 मंथ एंड 1.5 महीना और रहता है इन केस ऑफ नॉन अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। 6 month being the maximum gap between the two session of the parliament। 6 month and 6 week रहता है। ठीक है, क्योंकि दो पार्लियामेंट के बीच का गैप होता है 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ 6 वीक, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहे हैं तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर 60 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारा द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड द डिस्प्यूट बिटवीन। बोल रहा है द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूड द डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। बिल्कुल सही है, उसी में तुम्हारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड। बिल्कुल सही है, और 2 या मोर स्टेट में बीच में भी अगर डिस्प्यूट होगा तो भी ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आता है सुप्रीम कोर्ट का। तो 3 भी सही है, तो आंसर हो जाएगा 16 का डी 1 2 एंड 3, बिकॉज करेक्ट पूछ रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कि व्हाट हैपेंस टू द बिल व्हेन द लोकसभा एडजॉर्न और डिसॉल्व। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एडजॉर्नमेंट अफेक्ट द बिल्स पेंडिंग बिफोर द हाउस एंड हैज टू बी रीइंट्रोड्यूस। ठीक है, सेकंड बोल रहा है अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट येट पास इन लोकसभा लैप्सेस ऑन डिसॉल्व ऑफ द लोकसभा। नहीं, अगर बिल पेंडिंग है तुम्हारे राज्यसभा से और वो पास ही नहीं हुआ है लोकसभा में तो वो डिसॉल्व नहीं होता है। जब नेक्स्ट लोकसभा आता है तो वो फिर उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट तो मतलब कि गलत है। ठीक है,
और पहला वाला स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि तुम्हारा एडजर्नमेंट अफेक्ट्स द बिल पेंडिंग बिफोर द हाउस एंड हैज टू बी रीइंट्रोड्यूस। एडजर्नमेंट है तो आप बिल मतलब कि को रीइंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। जब भी नेक्स्ट सेशन आएगा या नेक्स्ट सिटिंग होगा तो उसमें पास हो जाता है बिल, ठीक है। तो तुम्हारा जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज एडजर्नमेंट डज नॉट अफेक्ट द बिल और एनी अदर बिजनेस पेंडिंग बिफोर द हाउस एंड कैन बी रिज्यूम ऑन द हाउस मीट्स अगेन। वही बोल रहा सिटिंग जब नेक्स्ट होगा तो उसमें रिज्यूम कर लिया जाएगा, उसी को फिर से इंट्रोड्यूस नहीं करने का जरूरत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि with reference to the question asked in the parliament, consider the following statement. With reference to the question asked in a parliament, consider the following statement. With reference to the question asked in a parliament, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि started question required an oral answering and hence supplementary question can be followed। हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। फिर बोल रहा है सेकेंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एन अनस्टार्टेड क्वेश्चन required a written answer and hence supplementary question cannot be followed। बिल्कुल सही है। फिर थर्ड बोल रहा है कि a short notice question is asked by the giving a notice of less than 10 days, it is answered orally। बिल्कुल सही है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो कि आस्क किया जाता है by giving the notice for less than 10 days and it answer orally आंसर दिया जाता है शॉर्ट नोटिस में। in 0 hours question are raised without any prior notice। 0 आवर में 1 घंटा का जो टाइम रहता है मॉर्निंग शिफ्ट को 12 से 1 उसमें मतलब कि कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है और विदाउट प्रायर नोटिस के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए तुम्हारा ए, ठीक है। सारा का सारा करेक्ट है। फिर 19 का क्वेश्चन नंबर देखो, अरेंज द फॉलोइंग बजट enactment stage in chronological order। Budget enactment budget enactment stage in chronological order, मतलब बजट को कैसे कैसे ये किया जाता है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि जनरल डिस्कशन होता है, सेकंड बोल रहा है कि वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट होता है, फिर उसके बाद पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल होता है, फिर उसके बाद पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल होता है, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ बजट होता है, फिर उसके बाद स्क्रूटनी एंड
बाय द डिपार्टमेंटल कमिटी होता है, ठीक है। तो जहाँ तक हमको लग रहा है कि फिफ्थ पहले होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहले तो प्रेजेंट ही करना है प्रोजेक्ट को, ठीक है। मान लो निर्मला सीतारमन अगर प्रेजेंट कर रही है तो पहले क्या करती है, वो भाषण देती है बजट के बारे में, यानी कि प्रेजेंट करती है बजट को, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर डिस्कशन होता है प्रेजेंट की, उसके बाद उसमें डिस्कशन होता है, वो उधर से नेता पूछ रहा है, उधर से नेता पूछता है, तो जनरल डिस्कशन हो जाता है, ठीक है। फिर डिस्कशन के बाद स्क्रूटनी होता है बाय द डिपार्टमेंटल कमिटी, डिस्कस दोनों का पक्ष का बात, विपक्ष का बात सब सुन लिया। अब जो डिपार्टमेंटल कमिटी होता है फाइनेंस से रिलेटेड, वो तुम्हारा स्क्रूटनी करता है, देख रेख करता है। फिर उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट हो जाता है, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ द ग्रांट किया जाता है, जो भी उसमें बजट में पेश किया गया कितना ग्रांट चाहिए उस पर वोटिंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल होगा। अब जो बिल वोटिंग होने के बाद जो भी बिल है वो पास किया दिया जाएगा, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल पास कर दिया जाएगा, ठीक है। मसौदा एप्रोप्रिएशन मसौदा हुआ, ठीक है, मसौदा पास कर दिया। फिर फाइनली फाइनेंशियल बिल को भी पास कर दिया जाता है पूरा का पूरा, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, पहला हुआ तुम्हारा प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, फिर जनरल डिस्कशन हुआ, फिर स्क्रूटनी होगा, फिर डिपार्टमेंटल कमिटी, फिर सेकंड तुम्हारा ये, फिर उसके बाद वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट हुआ, ठीक है, वोटिंग ऑन डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद पासिंग, वोटिंग करने के बाद पासिंग हो जाता है ऑफ द एप्रोप्रिएशन बिल। फिर उसके बाद तुम्हारा पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल हो गया, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर 20 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इंडिया इज द ओनली साउथ एशिया कंट्रीज टू बी कन्फर्म विद द ब्लू फ्लैग बीचेस। ऐसा हो नहीं सकता, अगर मालदीव को छोड़ दिया जाए तो होगा ही होगा, तो ओनली बार लगा दिया तो गलत ही लग रहा है हमको ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन अभी नहीं कुछ कर सकते, अभी देख रहे हैं और आगे। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इज अवार्डेड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन तो शिपिंग वपिंग कर ले को ट्रांसपोर्ट कैसे करना है इससे रिलेटेड है, तो वो और पॉल्यूशन ही फैला रहा है, तो ऐसा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वो देगा ऐसा कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है। तो और करेक्ट पूछ रहा है तो 20 का जो होगा, बिकॉज इट इज़ अवार्डेड बाय द फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एंड एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। ये इसको मतलब अवार्ड करता है। और जो पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया को ही चुना गया है। इंडिया हैज़ द ओनली साउथ एशियन कंट्रीज टू बी कन्फर्म विद ब्लू फ्लैग बीचेस। अभी तक और किसी को नहीं मिला ब्लू फ्लैग बीच। इंडिया को कितना मतलब कि टोटल 8 गो बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। कौन कौन सा बीच है, तो पहला जो बीच है वो तुम्हारा शिवराजपुर जो कि गुजरात में है, शिवराजपुर को। सेकंड गो गोगला दमन एंड दीव में गोगला बीच। फिर थर्ड में कसरगुड
एंड पुडुबिद्री कर्नाटक में है, उसमें मिला है। ठीक है। फिर फिफ्थ में तुम्हारा कपाट केरल को में, ठीक है, कपाट केरल में। और सिक्स्थ में तुम्हारा रूसी कोंडा जो कि आंध्र प्रदेश में रूसी कोंडा। और सेवेंथ में तुम्हारा गोल्डन बीच ऑफ उड़ीसा। फिर एट्थ में तुम्हारा राधानगर बीच ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। गोवा का एक भी बीच को नहीं मिला है, याद रखना। और जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आर द ओनली अदर एशियन नेशन हु हैव बीन कंफर्म विद अ कपल ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इमिशन स्टैंडर्ड फॉर मोटर व्हीकल। ठीक है। तो इमिशन स्टैंडर्ड फॉर मोटर व्हीकल जो आया है उसमें से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, पहला बोल रहा है स्टेटमेंट कि द फर्स्ट इमिशन नॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया in 1991 for petrol and 1992 for diesel vehicle। तो ये तुम्हारा पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फर्स्ट इमिशन नॉर्म्स जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में 1991 में फॉर पेट्रोल एंड फॉर डीजल 1992 में। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू स्किप द BS5 इमिशन नॉर्म्स। BS6 में डायरेक्टली चला गया, BS4 से BS6 में डायरेक्टली चला गया। ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तुम्हारा सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि BS6 व्हीकल्स विल हैव द जीरो इमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये एक्सट्रीम क्वेश्चन, ये एक्सट्रीम आंसर, ये स्टेटमेंट हो गया। एकदम जीरो कर देगा ऐसा कुछ नहीं है, कम करेगा लेकिन जीरो नहीं कर सकता। ठीक है। फिर फोर्थ बोल रहा है BS6 फ्यूल्स हैव द मच हायर सल्फर कंटेंट देन अर्लियर फ्यूल। सल्फर कंटेंट को ही घटाने के लिए BS बढ़ता है, BS4, BS5, BS6, BS7, BS8, वो सल्फर का कंटेंट को ही रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो फोर्थ वाला भी गलत है, तो थर्ड एंड फोर्थ सही गलत है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछ रहा है, तो ए हो जाना चाहिए आंसर 1 and 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि रिसेंटली द सुरक्षा पोर्टल, सुरक्षा SURAKSHA सुरक्षा पोर्टल हैज बीन लॉन्च फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस। तो सुरक्षा पोर्टल जो लॉन्च किया गया है किस पर्पस के लिए? ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सुरक्षा पोर्टल, एनिमल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए सुरक्षा पोर्टल, की टाइगर कंजर्वेशन करने के लिए सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सुरक्षा पोर्टल को लागू किया गया है। ठीक है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए सुरक्षा पोर्टल को लागू किया गया है। सुरक्षा सूंड, याद रखना सूंड किस में होता है? सूंड होता है एलिफेंट में। ठीक है। तो इसे याद रख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ खाजन फार्मिंग सिस्टम इज फाउंड। तो खाजन फार्मिंग सिस्टम कहाँ पर, कौन से रीजन में
फाउंड होता है। पहला है तुम्हारा सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय में खाजन फार्मिंग को फाउंड किया जाता है। फिर बी बोल रहा है कि कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश में खाजन फार्मिंग सिस्टम को फाउंड किया जाता है। कि सी लो लाइंग फ्लडेड प्लेन ऑफ गोवा में खाजन सिस्टम को फार्मिंग को ये फाउंड किया जाता है। कि डेल्टा रीजन ऑफ ब्रह्मपुत्र में खाजन फार्मिंग सिस्टम को फाउंड किया जाता है। कि HAZAN खाजन, ठीक है, फार्मिंग सिस्टम ऑफ इज फाउंड इन, तो 23 का सी हो जाना चाहिए, लो लाइंग फ्लड ऑफ इन गोवा खाजन, ठीक है। खाजन फार्मिंग जो सिस्टम है वो तुम्हारा लो लाइंग फ्लड प्लेन्स इन गोवा, ठीक है, में मतलब कि प्रचलित है खाजन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एयर क्वालिटी forecast mode, air quality forecast modes as being operationalized by the Indian Meteorological Department। तो मतलब कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सा मतलब कि एयर क्वालिटी फोरकास्ट मोड एज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो पहला जो है तुम्हारा इन्फ्यूज़र, फिर सेकंड है सीलम, और थर्ड है WRF केमिकल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड बिलो। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एयर क्वालिटी फोरकास्ट मोड एज बीइंग ऑपरेशनलाइज्ड बाय द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, एयर क्वालिटी फोरकास्ट मोड मतलब कि एयर का क्वालिटी जो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है ना, एयर क्वालिटी फोरकास्ट मोड किस तरह से एयर क्वालिटी को ये करता है, मतलब कि फोरकास्ट करता है, कौन कौन सा तरीका है, कौन कौन सा वे है। ठीक है, मतलब एयर क्वालिटी फोरकास्ट कौन करता है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। ठीक है, तो इन्फ्यूज़र मेथड से करता है, सीलम मेथड से करता है, WRF केमिकल मेथड से करता है। तो ये तीनों मेथड से करता है फोरकास्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन था, तो तीनों मेथड हो जाएगा डी। यानी कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को फोरकास्ट करता है, वो तुम्हारा इन्फ्यूज़र मेथड से भी फोरकास्ट करता है, फिर सीलम मेथड से भी करता है, और WRF केमिकल मेथड से भी करता है फोरकास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 25 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर। तो महानदी का रिवर का लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज बोल रहा है जोंग, मांड, होस्दो, तेल। ठीक है, फिर उसके बाद शिवनाथ, हरसोद, इब, मांड। ठीक है, तो ये सारा तो ट्रिब्यूटरीज तो है, लेकिन लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरीज बोल रहा है तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाओ। ठीक है, क्योंकि सोनाथ, हसदो, इब, मांड जो है तुम्हारा लेफ्ट साइड ट्रिब्यूटरी है, और तुम्हारा ओंग, तेल जो है वो तुम्हारा राइट साइड का ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, और शिवनाथ, हसदो, इब, मांड। ठीक है,
ये तुम्हारा लेफ्ट साइड का ट्यूटर है, राइट साइड का ऊँग और टेल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिल डिपिक्ट्स द पैटर्न ऑफ रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। तो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि एक जगह से बहुत सारा स्ट्रीम निकल रहा है चारों तरफ से, चारों दिशाओं में। ठीक है, वो पैटर्न हो जाता है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम में। तो बोल रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का। ठीक है, गिरनार हिल, ठीक है, फिर अनामलाई हिल, अमरकंटक हिल। अमरकंटक हिल तो है, तो थर्ड तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, थर्ड होगा ही होगा। अमिकीर हिल, ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल हो गया रेडियल का। तो जो रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारा 1 है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, 1, 3 एंड 4, यानी कि गिरनार हिल भी तुम्हारा रेडियल ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद अमरकंटक भी है और मिकिर हिल। मिकिर हिल कहाँ पर है, असम में। ठीक है, लेकिन अन्नामलाई हिल जो रेडियल का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि अन्नामलाई हिल से या तो तुम्हारा वेस्टवर्ड की तरफ फ्लो करेगा और नहीं तो ईस्टवर्ड की तरफ फ्लो करता है, बस। तो अन्नामलाई होगा नहीं। तो सेकंड वाला जिसमें जिसमें वो सब हटा दो, ये हट ही गया है पहले से, और डी भी हटा दो। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि गिरनार हिल कौन से जगह, कौन से मतलब कि एरिया में है गिरनार हिल। ठीक है, अगर किसी को पता होगा तो बताओ गिरनार हिल कहाँ पर है। तो जाहिर सी बात है गुजरात में, क्योंकि गिर लाइन वहीं पर पाया जाता है, तो गिरनार हिल भी वहीं पर होगा। ठीक है, अमिकिर हिल तो बता ही दिया असम में है। अमरकंटक तो सबको पता है, तुम्हारा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी कंसिडर्ड एज द मिटिगेशंस टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड। ठीक है, मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड कौन सा मतलब कि एग्जाम्पल हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी कंसिडर्ड एज द मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड। पहला जो है हजार्ड मैपिंग, दूसरा है तुम्हारा कंस्ट्रक्टिंग पाइल्स एंड रिट्रेनिंग वॉल्स, थर्ड है तुम्हारा इंक्रीज इन द वेजिटेशन कवर, फोर्थ है तुम्हारा सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी कंसिडर एज अ मिटिगेशन टेक्निक्स ऑफ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मिटिगेशन टेक्निक्स कौन कौन सा है। ठीक है, तो लैंडस्लाइड का मिटिगेशन टेक्निक मतलब रोकने का तरीका, तुम्हारा हजार्डस मैपिंग करेगा तो भी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये है, तो रोका जा सकता है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टिंग पाइल्स एंड रिटेनिंग वॉल्स, हाँ ये किया जाता है, जैसे कि ट्रेन के पटरी के अगल बगल देख सकता है तुम्हारे। फिर उसके बाद इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर, बिल्कुल सही है, इससे मिटिगेशन ऑफ द लैंडस्लाइड किया जा सकता है। और सरफेस
ड्रेनेज कंट्रोल, हाँ सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल से भी क्या किया जा सकता है, अंडरग्राउंड कर सकते हैं ड्रेनेज को। ठीक है, तो 27 का तो मेरे ख्याल से डी होना चाहिए, 1 2 3 4 होना चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड बिलो। तो लैंडस्लाइड का मतलब मिटिगेशन करने का चारों टेक्निक होना चाहिए, होता है। ठीक है, 1 2 3 4 आंसर हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ depositional landforms found in glaciated area। तो ग्लेशिएटेड एरिया में कौन कौन सा तुम्हारा लैंडफॉर्म फाउंड होता है। ठीक है, ग्लेशिएटेड एरिया में। ठीक है, तो ग्लेशिएटेड एरिया में तुम्हारा मोरेन, MORAINES मोरेन्स होता है। तो मोरेन्स तो ग्लेशिएटेड एरिया में तुम्हारा होता है, मोरेन्स होता है। फिर उसके बाद स्केर्स भी होता है, स्केर्स स्केर्स भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हैंगिंग वैली, ग्लेशियर में नहीं होता, रिवर बेड में होता होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रम लाइन्स ग्लेशिएटेड एरिया में ड्रम लाइन होता है। ठीक है, फिर किरकुई CIRQUE किरकुई, तो किरकुई तो तुम्हारा नहीं होता है तुम्हारा ग्लेशिएटेड एरिया में। ठीक है, तो मोरेन्स क्या होता है, मोरेन्स होता है तुम्हारा कि तुम्हारा moraines is another glacial depositional features. It consists of the accumulated rocks, dirts and other debris that have been deposited by the glacier, उसको मोरेन बोलते हैं। फिर स्कीयर्स क्या होता है कि and scarce is also depositional landforms in a glacial actions. It exists as a long narrow ridge that winds allow a glacial valley or canyons. Due to this peculiar shapes, these landforms are often compared with to the railway embankments. ठीक है, usually several kilometers long. They are made up of layers of gravel and sands. Skiers are formed when the glacial channels running beneath, within or above the glacial deposits sediments along with their length of a flow। फिर ड्रम लाइन क्या होता है, ड्रम लाइन होता है तुम्हारा कि appears in the form of elongated hills। ड्रम लाइन elongated hills, a shape that can be compared with the inverted spoons or a egg buried partially। Drumline are found when the glacier moves across still or rock debris. They mostly occur in a flat lowland areas and extended in a direction parallel to the glacier flow। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका आंसर हो जाएगा बी,
1, 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट्स द मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर। सैलिनिटी अफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। कोरलेसिस फोर्सेस इफेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। विंड करता है, बिल्कुल करता है। टेम्परेचर बिल्कुल करता है। कैबलिंग कैबलिंग के बारे में तो नहीं जानते उतना, यानी कि कैबलिंग भी करता ही होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग गिवन। तो 1 2 3 4 तो सही है, तो ऐसा 1 2 3 4 सही है, तो डी ही ऑप्शन हो सकता है और कोई ऑप्शन ही नहीं हो सकता। ठीक है, कैबलिंग क्या होता है? CABBEL आएंगे कैबलिंग। या हमको गूगल से सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैबलिंग क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर करेक्टली मैच। पहला है तुम्हारा सिल्वर रिवोल्यूशंस, ब्लैक रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन। तो तुम्हारा ब्लैक रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन तो ये गन पोट्री से होगा। ठीक है, और तुम्हारा ब्लैक रिवोल्यूशन तुम्हारा पेट्रोलियम से होगा। सिल्वर रिवोल्यूशन तुम्हारा फर्टिलाइजर से रिलेटेड होगा, और ग्रे रिवोल्यूशन ऑयल से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो सिल्वर रिवोल्यूशन तुम्हारा सिल्वर कलर का एग होता है। ठीक है, देखिए दिख रहा ही होगा, सिल्वर कलर का एग होता है। तो A1 का A1 सही है। ठीक है, एंड येलो रिवोल्यूशन मस्टर्ड सीड, जो कि येलो येलो दिखता है, देखें होगा, तो येलो रिवोल्यूशन भी सही है। ब्लैक रिवोल्यूशन तुम्हारा पेट्रोलियम से होगा, और ग्रे रिवोल्यूशन जो होगा फर्टिलाइजर से होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन कि सीन ऑफ फेथफुल गैदरिंग लोटसेस टू प्लेस अपॉन द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ Tirthankar, a Jain saint is painted on a ceiling of which of the following cave। ये तो तुम्हारा अरमा मलाई केव में है। ठीक है, ये तुम्हारा अरमा मलाई केव तो तुम्हारा सितवासा केव में। ठीक है, वाइट रिवोल्यूशन मिल्क से है, गोल्डन रिवोल्यूशन फ्रूट से है। ठीक है, और येलो रिवोल्यूशन सीड मस्टर्ड सीड से है। ठीक है, ऑयल सीड से है। ठीक है, सिल्वर रिवोल्यूशन से एग पोट्री से, राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो से, रेड रिवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो से है। पिंक रिवोल्यूशन ओनियन एंड प्रॉन से है। येलो ऑयल सीड से है। ठीक है,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीतन वसाल केव, सीतन वसाल केव में तुम्हारा जो फेथफुल गैदरिंग लोटस ऑफ टू प्लेस अपॉन द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द तीर्थंकर a Jain saint is painted on the ceiling. Which of the following cave? तो ये जो तुम्हारा गैदरिंग ऑफ लोटस प्लेस्ड अपॉन द रेस्टिंग प्लेस ऑफ द तीर्थंकर जैन सेंट इज पेंटेड ऑन द सीलिंग, ये तुम्हारा सितवासल केव में है, जो कि तमिलनाडु में, सितवासल केव जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि गुदावाहो इज अ प्राकृत लैंग्वेज poem written by वकापति। ठीक है, फिर सेकंड बोल रहा है कि गुदावाहु पोट्री एक्सप्लॉइट्स ऑफ किंग्स यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। Which of the following statement is correct? तो इसका बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है, सी। तो गुदावाहो इज अ प्राकृत लैंग्वेज पोएम्स रिटन बाय वकापति। ठीक है, और गुदावाहो पोर्ट्रेट एक्सप्लॉइट्स द किंग्स यशोवर्मन टू कन्नौज। तो सी आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइट ऑफ कपागल्लू साइट्स ऑफ द कपागल्लू पिकली हल एंड टेकल कोटा आर द फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। साइट ऑफ कपगल्लू पिकली हल एंड तेकाल कोटा आर द फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो ये सारा जो फेमस है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के कारण। ठीक है, प्री हिस्टोरिक यहाँ पर रिटर्न कुछ भी नहीं था उसको, इसके लिए फेमस है। ठीक है, कौन कौन सा? कपगालू, पिकली हल एंड टेराकोटा आर फेमस फॉर द फॉलोइंग रीजन। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द भक्ति सेंट। तो भक्ति सेंट के बारे में बोला गया है कि सूरदास वॉज अ डिसाइपल ऑफ द वल्लभाचार्य। सूरदास डिसाइपल था वल्लभाचार्य का, बिल्कुल सही है। सूरदास वॉज अ डिसाइपल ऑफ द वल्लभाचार्य। बिल्कुल सही है। फिर सेकंड बोल रहा है कि अंदल वॉज द ओनली फीमेल नयानार सेंट्स ऑफ द साउथ इंडिया। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ओनली लगा देने पर गलती हो जाता है। फिर उसके बाद ललेश्वरी was वैष्णविता काश्मीरी मिस्टिक्स। कौन सा? लालेश्वरी। लालेश्वरी के बारे में क्या है कि मिस्टिक ऑफ कश्मीरी
सेविज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी। तुम्हारा विष्णु नाइट नहीं था, सेविज्म था, ठीक है। लालेश्वरी वॉज सेविज्म, काश्मीरी मिस्टिक्स। कंसिडर फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है, तो ओनली वन है करेक्ट, ठीक है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देख लो। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इन मेडिवल इंडिया द designations of the Mathura and Patakila were used for. Mathura and Patakila, military officer, village headman, specialized in Vedic ritual, chief of craft guild. Mahatma and Patakila मत तो विलेज हेडमैन होना चाहिए 35 का बी। फिर 36 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द लॉर्ड रिपन टर्म्स। तो लॉर्ड रिपन के बारे में, लॉर्ड रिपन abolish dual system of administration, repeal the वर्णमाला प्रेस एक्ट। हाँ, लॉर्ड रिपन किया था। फिर गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हाँ ये भी किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी बढ़ावा दिया था रिपन। एबोलिशन डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो हम नहीं पढ़े कहीं पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का बी। एबोलिशन ऑफ डुअल सिस्टम वाज एबोलिश बाय वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो पहला था ना 1973 में, वही वारेन हेस्टिंग एबोलिश किया गया ऑफ डुअल सिस्टम। फिर उसके बाद नेक्स्ट है तुम्हारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इट इज़ फाउंडेड बाय द मैडम ब्लैवस्की, कर्नल ओटलन इन इंडिया में नहीं, यूएसए में फाउंड किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट, द मूवमेंट एम्स एट द क्वेस्ट ऑफ द हिंदू स्पिरिचुअल विजडम थ्रू वेस्टर्न एनलाइटमेंट, ठीक है। 37 का बी वाला सेंस सही है, यानी कि सेकेंड सही है, ठीक है। फर्स्ट न्यूयॉर्क में, क्योंकि ये इस्टेब्लिश किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी। 38 नंबर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 38 नंबर क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 38 नंबर कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहला है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर वाज एस्टैब्लिश्ड इन बंगाल, बिल्कुल सही है। इट ended the system of double government by abolishing बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो पिट इंडिया एक्ट में आया था 1784 में, ठीक है। तो 38 का ए आंसर हो जाएगा। और ये एबॉलिश हुआ था तुम्हारा 1858 में,
सैटेलाइट फोर्स के द्वारा। फिर 39 नंबर क्वेश्चन देखो कि कंसिडर फॉलोइंग पेयर्स बुक्स न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं, दादा भाई नौरोजी ने। वॉइस ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त। इंग्लिश डिबेट टू इंडिया, इंग्लिश डेप्थ टू इंडिया। नील दर्पण, बंधु मित्र, नील दर्पण तो सही है। थर्ड भी सही है। इंग्लिश डेप्थ टू इंडियन, लाला लाजपत राय। डेप्थ टू इंडियन, लाला लाजपत राय। अब सेकेंड वाला वॉइस ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त सही है कि नहीं सही है, ये देखना पड़ेगा। तो ये नहीं, सही नहीं है। वॉइस ऑफ इंडिया जो है वो तुम्हारा दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर.सी. दत्त जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी considered as the cause of the revolt of 1857। तो 1857 का रिवोल्ट का क्या कॉज है? तो डिस्क्रिमिनेशंस इन पेमेंट्स एंड प्रमोशन हो सकता है, हिंदू विडो मैरिज एक्ट हो सकता है, अ क्लैश बिटवीन द सर्विस कंडीशंस एंड रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ द सिपाही हो सकता है, मिसट्रीट ऑफ द सिपाही बाय द ब्रिटिश ऑफिसर ये भी हो सकता है। तो 40 का जो है वो डी है। 1 2 3 4। नेक्स्ट है तुम्हारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो इस 41 का तुम्हारा पहला जो स्टेटमेंट है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न। Public health emergency international concern is defined under the international health regulation of WHO। फिर उसके बाद सेकेंड डिटरमाइनिंग द एक्सरसाइज ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंडीशन इंटरनेशनल कंसर्न जो कि तुम्हारा is prerogative of Director General of WHO। फिर PHEC Public Health Emergency International Concerns are confined to only infectious disease। Which of the following statement is correct? करेक्ट पूछ रहा है 41 का, जो करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा वो हो जाएगा तुम्हारा बी 1 and 2, यानी कि ये ओनली लगाने से ये गलत हो जाता है। ओनली इन्फेक्शियस डिजीज नहीं, और कोई भी डिजीज में भी अगर मान लो कि हार्ट अटैक आया तो क्या ये नहीं होगा? क्या होगा? ही होगा। तो 42 का 42 बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल पार्टनरशिप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बोल रहा है। इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव टू गाइड द रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU will host the secretariat of the GPAI। ठीक है। उसके बाद इंडिया इज द ओनली इंडिया इज द
वन ऑफ इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। हो सकता है ग्लोबल पार्टनरशिप्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1 and 3 करेक्ट पूछ रहा, 1 and 3 है, क्योंकि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस विल होस्ट द सेक्रेटरी ऑफ जीपीए है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन। तो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के बारे में 3 स्टेटमेंट है कि नेशनल सुपर कंप्यूटर सेट्स अ टारगेट ऑफ इंस्टॉलेशन 73 इंडिजिनियस सुपर कंप्यूटर थ्रू आउट द कंट्रीज बाय 2022। हो सकता है। फिर सेकेंड बोल रहा है कि इट इज jointly implemented by the CDAC and the Indian Institute of Science। CDAC और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा कंबाइनली ये बनाया जा रहा है, बिल्कुल भी सही है। फिर परम 800 was the first सुपर कंप्यूटर्स built under the missions। ठीक है, it is jointly implemented by the CDAC and the Indian Institute of Science, बिल्कुल सही है। परम 800 was the first super computer built under the missions। तो परम जो 800 है, the first super computer designed to build under the national super computer missions CDAC at the Indian Institute of Technology Varanasi is named Param Shiva। It used more than 1,20,000 computers to offer a peak computing process of 83 teraflops। ठीक है, फिर 43 के बाद 44 नंबर क्वेश्चन देख लो। 44 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द मेडिसिन सिस्टम्स रिकॉग्नाइज द influence of surrounding and ecological conditions on the states of the health of the human being। It lays a great emphasis on the maintenance of the proper ecological balance and on keeping the air, water and the food free from all the possible pollutions and pathogens which traditional medicine सिस्टम इज डिस्क्राइब बिलो। मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसको अच्छा करने से रिलेटेड है। तो सिद्धा, नेचुरोपैथी, यूनानी एंड योगा, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा यूनानी। जो इसमें होता है कि अच्छा खाना और इन्वायरमेंट तो स्वस्थ होना चाहिए, हाइजीन होना चाहिए। ठीक है, यूनानी फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिशन है। ठीक है, फिर 45 बोल रहा है क्वेश्चन कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ रेडी मेड antibody to protect the body against the foreign agents is called the active immunity। सेकेंड बोल रहा है कि deliberately injecting the microbes during the immunization is an example of passive immunities। Active immunities takes more time than a passive immunity to give a full effect रिस्पॉन्स। नहीं, एक्टिव में कम टाइम लगता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछ रहे हैं तो 3 तो इनकरेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, नहीं तो 3 इनकरेक्ट नहीं है, 3 करेक्ट है, क्योंकि एक्टिव इम्यूनिटी टेक्स मोर टाइम देन पैसिव इम्यूनिटी टू गिव फुल इफेक्ट।
फिर उसके बाद पहला जो स्टेटमेंट है, प्रोविजन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। मतलब कि जो हम लोग रेडीमेड एंटीबॉडी जो इंजेक्ट कर लेते हैं जैसे कोरोना का वैक्सीन, वो एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी देता है, पैसिव इम्यूनिटी देता है, ठीक है। और deliberately injecting the microbes during the immunization is example of active immunity, ठीक है। जो कि मतलब कि इंजेक्शन के टाइम में माइक्रोब्स ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन इज एग्जांपल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटीज, ठीक है। फिर उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच। करेक्टली मैच कौन सा पेयर है? पहला जो पेयर है अबाउट द हैबियस कॉपस के बारे में है। टू हैव द बॉडी बिल्कुल सही है। मैंडेमस टू बी इनफॉर्म, नहीं टू बी कमांड और गिव ऑर्डर, तो ये सेकेंड वाला तो गलत हो गया। प्रोविजन टू फॉरबिड, सेटेररी टू कमांड, नहीं सेटेररी टू इन्फॉर्म होना चाहिए। इंक्वायरेंट बाय व्हाट अथॉरिटी, किसके अथॉरिटी से? बिल्कुल सही है, 5 सही है, 1, 3 एंड 5। मैंडेमस टू कमांड, ठीक है, और सेटेररी टू बी इन्फॉर्म, यानी कि सी होना चाहिए 46 का, सी आंसर बिल्कुल सही है। तो 47 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राज्यसभा। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है राज्यसभा में, पहला गलत हो गया। ओनली राज्यसभा कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। 47 का तुम्हारा हो जाएगा बी आंसर। कल दूसरा 48 है तुम्हारा कि द आइडल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इज इन द प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द आइडल ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल in the preamble. The idol of justice, social, economic and political in the preamble has been taken from the, तो ये preamble में किसके द्वारा लिया गया है? तो ये लिया गया है तुम्हारा रशियन रिवोल्यूशन के द्वारा लिया गया है जस्टिस, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रशियन रिवोल्यूशन से लिया गया। 48 का ए। फिर 49 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इमरजेंसी इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कौन सा इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी के द्वारा देखा जाता है, ऑल्सो बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेट इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोला जाता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी पता ही है, नेशनल इमरजेंसी पता ही है। स्टेट इमरजेंसी के अंदर 356 ऐसा 3.2, 352 में नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल 360 में है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो टोकन ग्रांटेड, टोकन ग्रांटेड, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि व्हेन द फ्यूल टू मीट द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी
made available by reappropriations. When the money has been spent on any service during the financial years in excess of the money granted for that service in the budget for that year. For a special and forms no part of the current service of any financial year. डी बोल रहा है कि फॉर मीटिंग अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स अपॉन द रिसोर्स ऑफ द इंडिया. तो व्हाट इज टोकन ग्रांट होता है. टोकन ग्रांट क्या है. तो टोकन ग्रांट कुछ नहीं है कि व्हेन फंड्स टू मीट अ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर इन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय रीअप्रोप्रिएशन. ठीक है. टोकन ग्रांट होता है. इट इज ग्रांट व्हेन फंड्स टू मीट अ प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर ऑन अ न्यू सर्विस कैन बी मेड अवेलेबल बाय reappropriations. A demand for grant of a token sum ₹1 is submitted to vote of the Lok Sabha, and if answered, fund are made available. Access grant क्या होगा. It is a grant when the money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for this year's. The demand for excess grant are made after the expenditure has actually been incurred and after the financial year to which it relates or expenditure or expire. Exceptional grants. It is a grant for an exceptional purpose which forms a part of the current service of an financial year. Additional grant. It is granted when a need has arisen during the current financial years for supplementary or the additional expenditure upon the new service not contemplated by the budget for that year. ठीक है. Please like, subscribe and share the video. Thank you.